हेलो गाइस एंड वेलकम टू अजीज ऑन ऑफिशियल फिजिक्स। आई एम सुमित और हम साथ में रिवीजन स्लैश क्रैश कोर्स कर रहे हैं फिजिक्स का, राइट। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़े हैं। आज हम एक फिजिक्स की नई ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो हीट और टेम्परेचर से डील करती है। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि हीट जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, उसके कारण कैसे बॉडी गर्म होती है, कैसे ठंडी होती है, क्या उसका टेम्परेचर चेंज होता है और क्या वो वर्क डन करती है, उसमें इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो उसका जो पहला टॉपिक है वो सबसे बेसिक चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स में, वो होती है हीट और टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ठंडों में देखा होगा कि आग जल रही रहती है और लोग आसपास हाथ ताप रहे रहते हैं, हाथ गर्म कर रहे रहते हैं, राइट, उस आग के ऊपर। तो इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है जो आपकी फायर रहती है, जो आपकी आग रहती है, वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है आपके हैंड पे, आपके हाथ पे वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है, राइट। और फिर वो जो हीट है वो आपके हाथ के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल होती है और आपकी पूरी बॉडी गर्म होती है और आपको ठंड लगना कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? इस प्रोसेस में जो हीट एनर्जी है, हीट जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हुई, जिसके कारण आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, राइट। तो इसमें दो चीज़ें हमने समझी, एक हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, दूसरा हीट के कारण बॉडी गर्म या ठंडी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म या ठंडा होता है, राइट। लेट अस क्विकली मूव ऑन टू भाई हमारा टॉपिक। हीट क्या होता है? सबसे पहले हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। मतलब हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये तो हम देख चुके हैं, जो फ्लो होती है एक बॉडी और उसके सराउंडिंग के बीच में। सही बात है भाई, फ्लो होती है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब अगर आप दो चीज़ें एक साथ रख दोगे, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट रखा ऑब्जेक्ट ए, फिर आपने एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा ऑब्जेक्ट बी, तो हीट ट्रांसफ़र तो होगी ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में। कब और कैसे? भाई हीट ट्रांसफ़र होगी तो ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में होगी या ऑब्जेक्ट बी से ऑब्जेक्ट ए में होगी, ये डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर डिफरेंस पे। अगर ऑब्जेक्ट ए ज़्यादा गर्म है, ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट ट्रांसफ़र होगी ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में। और अगर ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट ट्रांसफ़र होगी ऑब्जेक्ट बी से ऑब्जेक्ट ए में, राइट। तो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पे भाई अगर आप बर्फ़ का एक क्यूब रख दोगे और दूसरी साइड एक गर्म कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दोगे, राइट, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दोगे जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगी? भाई हीट तो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में जाएगी, तभी तो बर्फ़ पिघलती है। किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से बर्फ़ पिघलने लगती है, राइट। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होती है उसमें, उसका टेम्परेचर बढ़ता है उस हीट के कारण। अगर हीट उल्टी जगह से उल्टा ट्रांसफ़र हो रही होती, मतलब ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही होती, तो बर्फ़ नहीं पिघलती, क्योंकि भाई उसको हीट मिल नहीं रही है, हीट उससे और जा रही है बाहर, तो उसका टेम्परेचर और कम हो रहा रहता है। तो इससे ये बात क्लियर है कि हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट का यूनिट क्या होगा? अब हीट क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, राइट। हीट का यूनिट होता है जूल। एनर्जी का एक और यूनिट होता है कैलोरी। आप सुनते होगा जैसे कि कई बार हम जिम जाते हैं जो लोग, या वर्कआउट करते हैं, तो इतनी कैलोरीज बर्न करिए, खाने में इतनी कैलोरीज होती हैं, राइट। तो कैलोरी एक हीट का यूनिट होता है, एक एनर्जी का यूनिट होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल होता है, राइट। 1 कैलोरी इज अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल। और थोड़ा मतलब वो ये आप कैलकुलेशन की यूज़ कर लीजिए, नहीं तो 1 कैलोरी इज 4.186 जूल, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल ले लेते हैं। अब कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं? कैलोरी बेसिकली पुराना यूनिट है, आजकल उतना यूज़ में नहीं आता है, SI यूनिट जूल ही है, ठीक है। तो 1 कैलोरी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 4.5 डिग्री सेल्सियस 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आपके पास पानी का 1 ग्राम है, 1 ग्राम ऑफ वाटर है, तो उसका टेम्परेचर रेज 1 डिग्री रेज करने में कहाँ से कहाँ तक, 14.5 से 15.5 डिग्री रेज करने में जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, वो हीट होगी, दैट हीट विल बी इक्वल टू 1 कैलोरी, ठीक है। मतलब 1 कैलोरी हीट 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस कर सकता है, ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब ये टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा रहा है, लेकिन वो डिग्री है 14.5 टू 15.5। ऐसा नहीं आप बोल दो कि मैंने 21 डिग्री से 22 डिग्री कर दिया तो ये 1 कैलोरी हीट हो गई, नहीं। उसमें कुछ और, उसमें जो हीट का कंजप्शन होगा वो 1 कैलोरी नहीं होगा, वो कुछ और होगा, राइट। 1 कैलोरी कंजप्शन होता है 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ मूविंग ऑन,
नेक्स्ट है टेम्परेचर। ये तो हीट के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया। टेम्परेचर क्या होता है, आपने देखा होगा अभी कोविड चल रहा है तो आप पहले टेम्परेचर नापते हो, आपको हल्का सा भी बुखार आता है सिम्टम्स के लिए। तो टेम्परेचर बेसिकली ये बताता है कि आपकी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, राइट। फीवर में बॉडी बहुत गर्म हो जाती है, तो आप टेम्परेचर देखते हो तो ज़्यादा टेम्परेचर आता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब बॉडी या ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है। टेम्परेचर को आप थर्मोमीटर की मदद से देखते हो, राइट। यूजुअली टेम्परेचर आप देखते हो भाई इतने डिग्री सेल्सियस है, जब आप देखते हो कि टेम्परेचर कितना हो रहा है, दिन में एवरेज टेम्परेचर कितना था, तो ठंडों में हो जाता है कुछ 18 डिग्री या और नीचे हो जाता है, राइट। 3-4 डिग्री तक चले जाता है, और गर्मियों में वही टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। तो ये जो डिग्री है, डिग्री सेल्सियस है, वो तो टेम्परेचर का यूनिट हो गया। और टेम्परेचर का क्या यूनिट हो सकता है, जब आप कभी थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर नापते हो तो आता है 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर का एक यूनिट हो गया, राइट। तो ऐसे टेम्परेचर के बहुत सारे यूनिट होते हैं, जो सबसे 2 कॉमन टेम्परेचर यूनिट यूज है वो है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो व्हाट इज़ टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर, ठीक है। उसका क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है। आप बोल सकते हो कि ये बॉडी गर्म है, ये बॉडी ठंडी है, लेकिन उसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे बताओगे, क्वांटिटेटिव वैल्यू में कैसे बताओगे, वो बताते हो आप टेम्परेचर की मदद से। आप बोलते हो इस बॉडी का, एक बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, राइट, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, तो कौन सी बॉडी ज़्यादा गर्म है, 16 डिग्री सेल्सियस वाली। तो टेम्परेचर क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। और टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, तो ये तो हम सब जानते हैं। टेम्परेचर का यूनिट भी हम देख चुके हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन कैसे होता है, जैसे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। वैसे ही डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका कन्वर्जन होता है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा, 9/5 × 20 + 32। तो 9 × 4 कितना हो गया, 36 + 32, ये हो गया 68 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये तो हो गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर का एक और यूनिट होता है केल्विन। यही टेम्परेचर का एसआई यूनिट है, यही टेम्परेचर का साइंटिफिक यूनिट है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स से डील कर रहे हैं तो हम डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में बात नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम केल्विन में बात करेंगे। केल्विन टेम्परेचर का साइंटिफिक यूनिट है। तो केल्विन क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो टेम्परेचर जो केल्विन में होगा वो होगा 293 + 0.15 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया आपके टेम्परेचर कन्वर्जन की इक्वेशन फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, राइट। तो हमने टेम्परेचर भी देख लिया। बेसिकली इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का हम बेसिक है, फाउंडेशन डिस्कस कर रहे हैं, कभी किसी भी कोर टॉपिक में नहीं जा रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, तो यही थर्मोडायनेमिक्स में भी हम यूज़ करेंगे। PV = nRT। मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। P होता है प्रेशर ऑफ गैस, V होता है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, T होता है टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, और R होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन, टेम्परेचर यूनिट केल्विन, पर केल्विन पर मोल, ठीक है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हो गया R, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। भाई अब आइडियल गैस इक्वेशन आप कैसे लगाते हो, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक जार है, इस जार में गैस भरी, कोई गैस है, कोई सी भी गैस है इस जार में, राइट। इस जार का वॉल्यूम आपको मालूम है, भाई कुछ भी वॉल्यूम होगा, ये मेजरेबल है, ठीक है। आपको ये दे दिया गया है उस गैस के, मान लीजिए n नंबर ऑफ मोल्स अंदर हैं, राइट, n नंबर ऑफ, बोला है प्रेशर फाइंड करो। प्रेशर क्या होगा, PV = nRT। n आपको मालूम है, R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है मालूम है, टेम्परेचर आपको इस जार का मालूम है, आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, nRT बाय वॉल्यूम। ये आ गया आपका प्रेशर। ये आ गया आपका प्रेशर, ठीक है। नो मूविंग ऑन, भाई थर्मल एक्सपेंशन। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप किसी बॉडी को गर्म करते हो, मान लीजिए किसी भी बॉडी को, किसी भी रॉड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो, वो थोड़ी एक्सपैंड होती है।
जब वो बॉडी को आप ठंडा करते हो, जब वो बॉडी का टेम्परेचर कम करते हो, तो वो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये हीट के कारण होता है। तो जो थर्मो वर्ड है जो वो हीट से रिलेटेड है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हीट के कारण जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज़ नोन एज थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। जब आप बॉडी का टेम्परेचर, जब आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो, राइट, मान लीजिए उसका थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसको मान लीजिए इस लेंथ, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल लेंथ है L0, इस रॉड की मान लीजिए इनिशियल लेंथ है L0, L ओरिजिनल इज L0। तो इसकी जो फाइनल लेंथ होगी, आप ये इनिशियली कुछ टेम्परेचर पे था T, फिर आपने क्या करा, फिर आपने इसका टेम्परेचर T से बढ़ा के कर दिया T डैश, राइट, टेम्परेचर अप कर दिया है T से बढ़ा के T डैश। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा, इसकी जो फाइनल लेंथ होगी वो होगी L इज इक्वल्स टू L0 प्लस जितना एक्सपेंशन हुआ है L0 प्लस डेल्टा L। मान लीजिए डेल्टा L एक्सपेंशन हुआ है, उसका एक्सपेंशन है डेल्टा L, राइट। तो ये डेल्टा L की जो वैल्यू होती है, दैट डेल्टा L इज इक्वल्स टू L0, जो L0 इनिशियल लेंथ है, अल्फ़ा डेल्टा T, ठीक है, L0 अल्फ़ा डेल्टा T, वेयर L इज इनिशियल लेंथ, यहाँ पर ये L0 है, राइट। L0 इज इनिशियल लेंथ, अल्फ़ा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगी। ये एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। कॉपर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कुछ और होगा, ब्रॉन्ज के लिए कुछ और होगा, सिल्वर के लिए कुछ और होगा, वाटर के लिए कुछ और होगा। तो ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी होती है, ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। और डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। आप ध्यान से देखिए, अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, ठीक है, इनिशियली 10 था, बाद में 20 कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया है, डेल्टा टी पॉजिटिव है तो डेल्टा एल पॉजिटिव आएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे एल बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है। और डेल्टा टी नेगेटिव है तो डेल्टा एल नेगेटिव आएगा, मतलब टेम्परेचर कम करने पे बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, राइट। तो ये हो गया लीनियर एक्सपेंशन। आप इसमें एक डायमेंशन का एक्सपेंशन देख रहे हो तो ये हो गया लीनियर एक्सपेंशन। सेकेंड एक और टर्म होता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? जिस तरह से लेंथ बढ़ती है उसी तरह से वॉल्यूम भी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। आप बोलोगे नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहती। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं बॉडी के, उनकी पोजीशन में चेंज आ जाता है, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ती है। ऑल्दो आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये जानना है कि वॉल्यूम कितनी बढ़ती है। सेम टाइप का फॉर्मूला होता है, डेल्टा वी इज वी नॉट गामा डेल्टा टी, जहाँ पर वी नॉट है ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा टी है आपका चेंज इन टेम्परेचर, और गामा है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये भी आपको गिवन रहेगा। ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी होता है, राइट। सेम चीज़ है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम कम होगी। अगर गामा पॉजिटिव है तो गामा पॉजिटिव रहता है। नाउ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप बोलोगे भाई फर्स्ट लॉ सुना है, सेकंड लॉ सुना है, न्यूटन में भी हमने पढ़ा थर्ड लॉ, ये जीरोथ लॉ क्या होता है? तो बेसिकली ये कोई थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा कोई गो टू लॉ नहीं है, लेकिन इसी लॉ पे आपका जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो बेस्ड है, तो इसलिए इसको जीरोथ लॉ का ऐसे नाम दे दिया गया है। भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? वो बोलता है कि मान लीजिए आपके पास 2 से ज़्यादा सिस्टम है, आपके पास 3 सिस्टम है। तो यहाँ पर हमने 3 सिस्टम बना के रखे हैं, राइट, एक पर्पल, एक रेड, एक ब्लू। तो आपके पास 3 सिस्टम है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है अगर 2 सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मान लीजिए ये दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर सेम है, इन दोनों के बीच में जो हीट फ्लो है वो नहीं है। भाई टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो नहीं होगा, राइट। तो ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, हम ऐसा बोलेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। अब मान लीजिए ये दोनों टेम्परेचर भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब इन दोनों के बीच में भी हीट फ्लो नहीं है, इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम है। तो फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि जो ये दोनों सिस्टम भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। कहने का मतलब इफ़ 2 सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, विद थर्ड सिस्टम, आई एम सॉरी, अगर 2 सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है।
अगर इसका टेम्परेचर, ये दोनों का टेम्परेचर सेम है, इन दोनों का सेम है, तो इन दोनों का भी सेम रहेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी सी बात है, तो आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। यहीं से टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहीं से टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट का बर्थ हुआ है। भाई वो बोल रहा है ना थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, उन दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो क्वान्टिटेटिवली यही आपको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट के कारण टेम्परेचर कहीं बॉर्न हुआ था। अब कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, इसके पहले हम थर्मोडायनामिक्स में जाएँ तो फिर हमें काफ़ी आसानी होगी, जब हम बात करेंगे तो बार बार मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, जब थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो आपने देखा था कि आपका हाथ, आप आग सेकते हो, अगर ठंडों में आपका हाथ गर्म होता है, तो ये एक प्रोसेस होती है भाई, ये काम हो रहा है तो ये एक प्रोसेस होती है। जैसे बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ को आप गर्म करते हो तो पिघल जाती है, राइट। तो ये जो गर्म करा और बर्फ़ पिघली, ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी टाइप के प्रोसेस होती हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल वो प्रोसेस होती हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, राइट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती हैं? आइसोबारिक वो प्रोसेसेस होती हैं जिनमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, राइट। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी आपकी गैस की इक्वेशन होती है, आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, जब आप मान लीजिए आपका एक प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं इस ग्राफ पे, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर था आपका P1, P2, V2, इस पॉइंट पे आपके कोऑर्डिनेट्स हैं P2, V2, राइट, x, y, V2, P1, P2 कुछ भी ले लीजिए आप। तो जब आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर ट्रैवल करते हैं भाई, जब आपने हीट दिया तो उसका प्रेशर चेंज हुआ, कुछ वॉल्यूम चेंज हुई, तो ये एक प्रोसेस होती है। तो अगर इस पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर इस पूरी प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब P1 और P2 सेम है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बीच में चेंज हो गया बाद में सेम हो गया, पूरी प्रोसेस में सेम है, प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है, तो हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, अगर आपकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है प्रोसेस में, राइट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, वो हो गई आइसोकोरिक प्रोसेस। व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक वो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें आप हीट सप्लाई नहीं करते हो। मतलब एक मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, राइट, तो कंटेनर की कुछ वॉल होगी, वॉल ऑफ कंटेनर का मतलब हो गया कंटेनर जो है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कंटेनर है, तो इस कंटेनर में ये ग्लास की वॉल्स हैं, राइट। तो कंटेनर की वॉल्स कुछ ऐसी हैं कि वो हीट को ना अंदर आने दे रही हैं ना हीट को बाहर जाने दे रही हैं, राइट। अगर ये कंटेनर है तो इसकी ये वॉल कुछ ऐसी है कि यहाँ से ना हीट अंदर जा सकती है ना यहाँ से हीट बाहर जा सकती है, मतलब हीट का एक्सचेंज ज़ीरो है। तो एडियाबैटिक प्रोसेसेस वो प्रोसेस होती हैं जहाँ पर हीट का एक्सचेंज ज़ीरो होता है। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बेसिकली आइडियल प्रोसेस होती है, असली में नहीं पाई जाती हैं, राइट। ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस जिसकी स्पीड होती है वो इन्फिनिटली स्लो होती है, राइट। इसमें जो चेंज होते हैं वो इनफाइनाइटली स्लो होते हैं। इनफाइनाइटली स्लो मतलब बहुत 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 ज़्यादा स्लो, जो असली में करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 से 2 तक जाते हो, आपका प्रेशर P1, V1 है, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रेशर P2, V2 होता है नॉर्मल प्रोसेसेस में। लेकिन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में क्या होगा, मान लीजिए मैं उसकी वॉल्यूम कुछ इस तरह से चेंज कर रहा हूँ कि उसका प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी P0 है, यहाँ पर भी P0 है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसकी वॉल्यूम इतने धीरे धीरे चेंज करते हो कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। ये होती हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस। और क्या होता है, सोर्स और सिंक, ये 2 और टर्म है भाई। जब आप मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आप कुछ काम कर रहे हो, ओवर ऑब्जेक्ट, इस पर कुछ काम कर रहे हो, तो आपने इसको हीट दी, ठीक है। जब आप इसको कुछ हीट देते हो तो ये कुछ वर्क करेगा। मान लीजिए आपने कुछ गैस को हीट दी तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी अगेंस्ट सम प्रेशर, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये कुछ वर्क करता है। देखिए कुछ तो वर्क करेगा और कुछ वेस्ट कर देगा, कुछ हीट वेस्ट भी कर देगा, राइट। होती है कोई भी 100% एफिशिएंट तो होता नहीं है, कुछ काम करता है कुछ वेस्ट कर देता है। तो आप हीट इसको जहाँ से जो देते हो वो किसी पॉइंट से आती होगी भाई, ऐसा थोड़ी हवा में हीट आ गई। तो हीट जहाँ से सप्लाई होती है उसको बोलते हैं सोर्स। सोर्स मतलब यहाँ से हीट आप दे रहे हो,
सिंक क्या होता है भाई, आपने किचन का सिंक देखा, किचन के सिंक में क्या करते हो, जो भी वेस्ट पानी वानी रहता है वो डाल देते हो तो वो अंदर चले जाता है, राइट। तो जो वेस्ट हीट, इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में सिंक होता है, जो वेस्ट हीट रहती है आप जहाँ पर उसको डिस्पोज ऑफ करते हो तो वो होता है सिंक। सोर्स क्या हो गया, जहाँ से आप हीट लेते हो, सिंक क्या हो गया, जहाँ पर आप वेस्ट हीट देते हो। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी थर्मोडायनेमिक्स की जो हमने देखा। तो आज बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी और बेसिक टर्म्स ही देखा है, टर्म्स ही देखें जैसे आइडियल गैस इक्वेशन, जिन सब का यूज़ होगा आगे के लेक्चर्स में, राइट। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। दिस वॉज इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। हमने हीट और टेम्परेचर को डिटेल में देखा, समझा कि हीट क्या होता है और टेम्परेचर और हीट में कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। थैंक यू।